जीएसटी में हर बार कुछ नया चेंज होता है। कभी रेट चेंज होते हैं तो कभी प्रोसेस। और स्टूडेंट और प्रोफेशनल कहते हैं कि हमें जीएसटी के बारे में हर चीज पता है, बट अगर उनको कोई कंसेप्ट पूछ ले या फिर जो रिटर्न फाइलिंग करते हैं उसमें अगर कोई एरर आई और उसको सॉल्व करवाए तो वो स्ट्रगल करते हैं। सो आज के इस मास्टर क्लास में हम लोग देखेंगे हर एक चीज कंसेप्ट वाइज हम समझेंगे। रिटर्न्स कैसे फाइल होते हैं, क्या हमें प्रोसेस को फॉलो करना होता है, आईटीसी क्या होती है, आईटीसी सेटअप क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल सिनारियो बेस्ड हर एक चीज हम समझेंगे। और मैं चैलेंज करती हूँ ये मास्टर क्लास कंप्लीट करने के बाद आप खुद कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाओगे और आप बोलोगे कि क्या सिखाया है, एक्सीलेंट। सो आइए देखते हैं। इससे पहले मैं मेरा एक छोटा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये पूरे मास्टर क्लास में आप किससे सीखने वाले हो। सो हेलो, दिस इज दिया पटेल, हेड ऑफ फाइनेंस इन आईटी कंपनी एंड मेरा एक्सपीरियंस 13+ ईयर्स का है। सो मैं आपके जैसे जॉब ही करती हूँ, ना तो मैं कोई टीचर हूँ ना प्रोफेसर हूँ, बट ये चैनल पे हम शेयर करते हैं हमारा रियल एक्सपीरियंस जो कॉर्पोरेट का रहता है, हर रोज जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं वो। तो आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको अकाउंटिंग के रिलेटेड सीखने भी मिलेगी और साथ साथ कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है, कैसे चैलेंजेस आते हैं, उसको कैसे फेस करना है, वो हर एक चीज आप सीख सकते हो। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मतलब कि जैसे आप कोई ग्रोसरी शॉप में जाओगे सामान खरीदने के लिए, जैसे मैगी खरीदा या फिर पार्ले जी बिस्किट खरीदे, ओके, तो सामने वाला क्या बेच रहा है, गुड्स। और सर्विसेज का मतलब है जैसे कि आप प्रो बन जाओगे जीएसटी में, आपको रिटर्न्स फाइल करना आ जाएगा, फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आ जाएगा, फिर आप बोलोगे कि दिया मुझे अभी किसी के रिटर्न फाइल करने हैं, कोई भी स्मॉल कंपनीज होती है उनका, तो वहां पे आप क्या दोगे उनको, सर्विसेज, आपकी सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो उसका ही मतलब है जीएसटी, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, जब हम अकाउंटिंग में काम करते हैं तो आपको जस्ट फुल फॉर्म याद नहीं रखना है, कंसेप्ट को समझना है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस। तो आपको पता ही होगा कि दो तरीके के टैक्सेस है हमारे, एक हमारा है डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा है वो इनडायरेक्ट टैक्स। अभी ये वीडियो को पॉज करो और आप मुझे बताओ कि हमारा जो जीएसटी है, ओके, ये हमारा जीएसटी, ओके, वो कौन सा वाला टैक्स है, डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट, आपको कमेंट में बताना है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे जीएसटी आता है बट बहुत सारे कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं होते हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा। अभी एक चीज का ध्यान रखना, कमेंट करते टाइम अगर समझ लो किसी ने डायरेक्ट बोला या फिर किसी ने इनडायरेक्ट बोला, आपका आंसर चेंज मत करना। आपका जो भी आंसर हो, जो आपको पता हो, आपको लगता हो, वही आपको कमेंट में करना है। और कमेंट भी आपको करनी है ताकि आपको पता चले कि मेरा नॉलेज जीएसटी में कितना है। कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मुझे तो जीएसटी के रिटर्न सीखने हैं, ओके, बट बेसिक ही हमें नहीं पता होता है, तो हम हमेशा बेसिक से ही सीखेंगे। हमारे बेसिक्स सबसे पहले हम क्लियर करेंगे, रिटर्न फाइलिंग तो हम ऐसे ही सीख जाएंगे। ओके, आई होप आपने कमेंट कर लिया होगा। अभी आगे मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का फंडा क्या होता है। यहाँ पे जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात आती है ना, तो हमें ऐसा सोचना है कि डायरेक्ट किसको पे करना है, मीन्स यहाँ पे हम टैक्स किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को, करेक्ट। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो हमारा है इनकम टैक्स। भाई इनकम टैक्स कैसे डायरेक्ट टैक्स है उसको हम समझते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करो आप सबसे पहले। जैसे ना, ऐसा समझो कि आपकी सैलरी 20 लाख रुपए है। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि कुछ स्लैब्स बनाए हैं, राइट, कि सैलरी के इतने इतने स्लैब से इसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना है। तो फिर आप क्या करोगे कि 20 लाख की सैलरी है, वॉट एवर जो भी आपका बन रहा होगा वो आपकी सैलरी से कटेगा। इसके बाद में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई इनकम टैक्स बोलता है कि आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करना है। अभी जब आपने आईटीआर रिटर्न फाइल किया तो उसमें आपको कुछ टैक्स पे करने का बन रहा है। जब टैक्स को पे करना होता है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप डायरेक्ट ही मुझे पे करो। तो जब आप आईटीआर रिटर्न फाइल करते हो तो डायरेक्ट हमें गवर्नमेंट को ही पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ओके, आप समझ गए, मीन्स हमारे ही पैसे जो है, जो हमने कमाए हैं, उसको हमें सब कुछ दिखाना होता है आईटीआर रिटर्न में, और जो भी बचता है वो हम लोगों को बेसिकली गवर्नमेंट को पे करना होता है, डायरेक्टली पे करना होता है, वहां पे कोई मीडिएटर नहीं होता है, राइट। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा इनडायरेक्ट है वो जीएसटी है। ओके, जो भी लोगों ने कमेंट किया होगा वो सुन लो, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारा है जीएसटी। ओके, अभी आपको लॉजिक समझाती हूँ जीएसटी का। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हो, जैसे मैं ही गई, ठीक है, यहाँ पे ये दिया है, ठीक है, और दिया जो है वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई। इसके बाद में आया बिल। ओके, तो बिल में वो जो पर्सन है रेस्टोरेंट वाला, उसने क्या किया था कि 100 रुपीज का
बिल था उस पे क्या बोला 5% हमारा जीएसटी लगेगा और 105 रुपए जो है वो मुझे आप दीजिए। उसके बाद मैं बोलूंगी ना उसको कि भाई मैं ये जीएसटी तुझे क्यों पे करूं, राइट? तो वो पर्सन बोला मुझे कि नहीं नहीं आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग जीएसटी के लॉ में आते हैं, तो हमें भी गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है दे देते हैं, तो मैंने 105 रुपए दिए। ठीक है, जैसे अगर आप कोई भी मोबाइल खरीदोगे या फिर कपड़े खरीदोगे तो सब पे जीएसटी लगता है, राइट? तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हो? नहीं करते हो, मीडिएटर को पे करते हो। फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो मीडिएटर को आप पे करते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गवर्नमेंट को पे करने की। ओके, तो ये जो पर्सन है रेस्टोरेंट वाला, ओके, ये जो पर्सन है वो क्या करेगा, हमारे जो 5 रुपए लिए हैं जब वो रिटर्न फाइल करेगा ना, ठीक है, जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करेगा, तब ये जो मेरे 5 रुपए है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट में कैसा था, आईटीआर रिटर्न फाइल करते थे, जो भी हमें पेमेंट बन रहा था वो डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को पे करते थे। बट इनडायरेक्ट में कैसा है, दिया ने रेस्टोरेंट में खाना खाया, पैसे 5 रुपए जो है वो उसने वो रेस्टोरेंट को दिए, और रेस्टोरेंट वाला जो है वो रिटर्न जो है वो फाइल करेगा। इसीलिए हमारा जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ये कंसेप्ट में। मैंने इवन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एवरीडे क्वीज होती है, हर रोज थोड़ा थोड़ा लर्निंग होता है, तो जिसमें एक पोल क्रिएट किया था कि कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो अगर आप देखोगे ये स्क्रीनशॉट तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब 50% लोगों ने गलती की हुई है। ओके, इसीलिए मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ कि कंसेप्ट को समझो कि कैसे ये काम करता है। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पे करते हैं। जीएसटी जो है वो हमारा इनडायरेक्ट है क्योंकि हम जो भी खरीदते हैं हम सामने वाले को जीएसटी पे कर देते हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है रिटर्न के हिसाब से। वो रिटर्न बेसिकली फाइल करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा, मीन्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे नहीं होती है। ओके, तो इसलिए जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और हमारा जो जीएसटी का जो है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। वेट, ये तो आप सीख ही रहे हो। अगर आपको करियर में ग्रो करना है, जॉब लेना है, या फिर कंफर्ट जोन छोड़ के अगर आपको कोई अदर कंपनी को ज्वाइन करना है, तो आपको जो मार्केट की हाई डिमांडेड स्किल है उसको ऐड करना पड़ेगा, और वो है एआई, जिसके लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एआईफिकेशन फॉर अकाउंटेंट्स, जिसमें हमने हर एक चीज समझाई है जो अकाउंटिंग में हम लोग एआई की मदद से कर सकते हैं। और कंपनीज भी चाहती है कि उनका अकाउंटेंट प्रो हो, एआई के साथ वो काम कर सके, जैसे कि डैशबोर्ड क्रिएशन, रिपोर्ट एनालिसिस, डे टू डे हम जो काम करते हैं, हमारे टास्क को कैसे मैनेज करते हैं, एक्सेल ऑटोमेशन, वीबीए हमने सिखाए हैं, बहुत सारी चीजें हमने ये प्रोग्राम में सिखाई हुई है। ये प्रोग्राम का एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलेगा। जैसे जैसे एआई चेंज होता जाएगा तो हमारा जो ये प्रोग्राम है वो भी अपडेट होता जाएगा, मीन्स मेजर अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। मीन्स आपको वन टाइम एनरोल करना है और लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, और वो भी जो जो नया चेंजेस होगा अकाउंटिंग के रिलेटेड वो सब कुछ मिलेगा। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और इसके साथ में हमारा एक दूसरा भी कोर्स है, स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यूज। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे जॉब चेंज करना है, बट वो इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। सो इसके लिए ही हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। डेफिनेटली एक बार वेबसाइट पे जाके विजिट जरूर करना। काफी सारे स्टूडेंट को एमएनसीज में जॉब भी मिल गई है और बहुत अच्छी कंपनी में वो लोग प्लेस हो चुके हैं। और अगर आप ये दोनों ही कोर्स लेना है तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। सिंपल आपको दोनों ही जो कोर्स है उसको कार्ट में ऐड करना है, और दिया 20 का जो कूपन है वो आप यूज कर सकते हो और आप आपके करियर में ग्रो कर सकते हो। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो डेफिनेटली विजिट जरूर करना। एनरोल नहीं करना है तो कोई इश्यू नहीं है, काफी सारे चैप्टर्स प्रीव्यू में ही है, कुछ ना कुछ तो आप सीख के ही आओगे। आइए देखते हैं। जब जीएसटी लागू हुआ तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि हर किसी को जीएसटी एप्लीकेबल कर दे, नहीं, राइट? जैसे कि समझ लो आज मुझे आइडिया है कि मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, मुझे ना केक वगैरह बनाना अच्छा लगता है, तो अगर समझ लो मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करूँ, इसके बाद में रिटर्न फाइल करूँ, ये सब कितना हेडेक हो जाता है, राइट? तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ लिमिट बनाते हैं कि जिनका टर्नओवर एक्सीड करेगा ये स्पेसिफिक अमाउंट से, तब भी उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और बाकी की जो प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी। नहीं तो हर किसी को, मतलब जैसे कि कोई बिजनेस करना है, जैसे पानी पूरी वाला ही है, पूरे महीने का अगर सेल उसका समझ लो 50,000 का होता होगा और फिर बाद में रिटर्न फाइल करेगा तो कितना लंबा प्रोसेस जाएगा, उसको थोड़ी समझेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक रूल बनाया कि जो अमाउंट है उनका सेल का अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा जाएगा तब भी उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज लेने की ज़रूरत
नहीं होती है, और ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं। मैं आपको लॉजिक इसीलिए बता रही हूँ कि हर चीज़ समटाइम्स ऐसा होगा कि इंटरव्यू में आप जाओगे ना, तो आपको समझ लो आपने बोल दिया कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके, फिर आपको पूछेंगे कि कैसे इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट आपने सुना था कहीं पे और आपने मतलब वहाँ पे आंसर दे दिया कि हाँ, फिर आपको पता ही नहीं है, ऐसा नहीं। आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो जस्ट समझ लो आप, ये कभी आपको काम आएगा। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए दो कैटेगरी मैंने आपको समझाया, गुड्स और सर्विसेज, राइट। तो जो भी स्टेट है हमारे नॉर्मल, जैसे गुजरात है या महाराष्ट्र, ऐसे नॉर्मल स्टेट जिसको बोलते हैं, और कोई पर्सन गुड्स का सप्लाई करता है और जिनका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा का होता है, तो फिर उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। और सर्विस कोई प्रोवाइड करता है सेम स्टेट, मैंने जो नॉर्मल स्टेट बोले वो, तो उनको सर्विसेज के लिए 12 लाख होने चाहिए। जैसे कि मैं जीएसटी के रिटर्न फाइल करती हूँ, मैं कंसल्टिंग करती हूँ, और मेरा जो एनुअल टर्नओवर है वो जाता है 20 लाख से ज़्यादा, तब मुझे ये रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी का, और फिर रिटर्न फाइलिंग वगैरह सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि रजिस्ट्रेशन है वो कैसे हमें लेने होते हैं, मीन्स फाइनेंशियल ईयर में, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर आपका टर्नओवर एक्सीड होता है इससे, तो आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना पड़ता है। अभी समझ लो कि मेरा बिजनेस मैंने शुरू किया मई में, और 3 महीने में ही जो मेरा सर्विस है वो अच्छा चला, तो और 20 लाख से ज़्यादा हो गया, तो समझ लो मेरे जून में ही 20 लाख से ज़्यादा हो गया, तो मैं एप्लीकेबल हो गई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, रिटर्न फाइलिंग करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, सब कुछ, ओके। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट। यहाँ पे मैंने बोला था नॉर्मल स्टेट, जैसे गुजरात महाराष्ट्र बोला, राइट। और स्पेशल कैटेगरी का मतलब है कि यहाँ पे देखो, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, जो ये सब है वो हमारे हैं स्पेशल स्टेट। उनके लिए अगर वो गुड्स का जो टर्नओवर उनका 20 लाख से ज़्यादा होता है, तो वो लोग फिर क्या करते हैं, उनको रिटर्न लेना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, और सर्विस प्रोवाइडर होगा तो उसको 10 लाख से ज़्यादा जाएगा तो उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मीन्स रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मेन चीज़ आपको यही याद रखनी है, थोड़ा ही याद रखो, गुड्स 40 लाख से ज़्यादा है और सर्विसेज 20 लाख से ज़्यादा है, तब आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अभी एक चीज़ ये भी है कि कैसे आपको ये टर्नओवर को कंसिडर करना है, समझ लो। ये इसमें आपको क्या इंक्लूड करना है, टैक्सेबल सेल, मीन्स आपका टोटल सेल जो होता है वो आपको कंसिडर करना है। तो टैक्सेबल सेल, एग्जाम्प्ट सेल, एक्सपोर्ट सेल, इंटर स्टेट सेल, ओके, ये सब जो है वो आपको टर्नओवर में कंसिडर करना है। मीन्स आपको देखना होगा ना कि 20 लाख मेरे कैसे हो रहे हैं, तो ये इंक्लूड करना है। और एक्सक्लूड क्या करना है, जीएसटी का अमाउंट और इनवर्ट सप्लाई मीन्स परचेसेस को आपको एक्सक्लूड करना है। तो आपको अगर जब निकालना होगा 20 लाख या 40 लाख का टर्नओवर कैसे हो रहा है मेरा या नहीं हो रहा है, वो देखने के लिए, ओके। सिंपल अभी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का 40 एंड 20 याद रखिए। मैंने जस्ट आपको कंसेप्ट समझाया कि कैसे ये काम होता है, रजिस्ट्रेशन हमें कब लेने होते हैं, ओके। सो ये भी इंपॉर्टेंट था। अभी हम लोग आगे देखते हैं। देखो, गवर्नमेंट ने तो जीएसटी के सब कुछ रूल्स बना दिए हैं, इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। तो ये जो रेट मैं आपको बता रही हूँ 22 सितंबर 2025 से चेंज हो गए हैं, और गवर्नमेंट ने कुछ स्लैब्स, जो बहुत सारे परसेंटेज थे टैक्स के, स्लैब्स बनाए हुए थे, जो कि 12% था, 28% था, वो अभी रिमूव हो गए हैं। और अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वही अभी एप्लीकेबल है। तो जस्ट आपको याद रखना है 0%, 5%, 18 एंड 40%। तो 0% कर लिया बहुत सारी ऐसी इसेंशियल आइटम्स पे, जो कि फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल, मिल्क, ब्रेड, बुक्स, एजुकेशनल मटेरियल, उस पर 0 है, मीन्स उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5% कर दिया है बेसिक गुड्स या नेसेसिटीज़ जो रहती है, राइस, वीट, इसके साथ में हेल्थ केयर इक्विपमेंट, नॉन एसी रेस्टोरेंट फूड खाने के लिए अगर आप जाओगे तो 5% होता है। 18% है स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, टीवी, स्मॉल कार या मोटरसाइकिल, ऐसा, तो 18% है। और 40% जो है वो लग्जरियस गुड्स के लिए है। गवर्नमेंट कहती है कि समझ लो आप प्रीमियम बाइक खरीदते हो या फिर आप लग्जरी कार खरीदते हो, तो वो गवर्नमेंट समझती है कि अगर आप इस तरीके का कुछ खरीद रहे हो, मीन्स आप पैसे वाले हो और आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा, ओके। सो ये हमारे स्लैब्स है, आपको याद रखने हैं। और समटाइम्स ऐसा होगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो कोई आपको ऐसे भी पूछेगा कि 5% में कौन से गुड्स आते हैं, मीन्स
क्या क्या आता है आप बताइए। तो 2-3 एटलीस्ट आपको होने चाहिए पता, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है। वैसे ये जो पूरा नोट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जस्ट आपके रेफरेंस के लिए डेफिनेटली डाउनलोड करके रखना आपके पास। इसके बाद में 12 और 28% जो स्लैब थे वो निकाल दिए गए हैं, और अभी ये जो मैंने दिखाए हैं वही एप्लीकेबल है। ओके, तो ये चीज़ का तो डेफिनेटली आप ये जो न्यू रेट्स है इफेक्टिव फ्रॉम 22 सितंबर 2025 वो आप याद रखना अभी के लिए। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस की। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टाइप ऑफ टैक्सेस कौन से हैं? CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी उसका थोड़ा लॉजिक समझते हैं। ये फुल फॉर्म तो आपको पता ही होंगे, बट इसके अराउंड क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये जो बनाया है उसका थोड़ा लॉजिक हम समझते हैं। ओके, GST को हम डेप्थ में समझेंगे। तो CGST, SGST और IGST किसको जाता है? मीन्स हम लोग जैसे बिल बनाते हैं, पे कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने रेस्टोरेंट में किसी को पैसे दिए, 5% थे, 5 रुपए मैंने दिए, तो वो किसको पे करेगा? सेंट्रल को पे करेगा, स्टेट को करेगा, या फिर इंटीग्रेटेड गुड्स में जाएगा? मीन्स वो कैसे जाएगा? ओके, तो उसका मैं थोड़ा आपको लॉजिक बताती हूँ। अब हमने जो CGST, SGST और IGST ये 3 तरीके के जो टैक्सेस है उसको कैसे डिवाइड करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि सेम स्टेट में अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट सेल या फिर सप्लाई, ये वर्ड आपको याद रखना है। और उसका इन्वॉइस आप कैसे करोगे? जैसे कि आप अकाउंटिंग में कहीं पे काम करने जाओगे और आपको बोलेंगे कि चलो ठीक है, ये लैपटॉप है, रेट 1-1 लाख रुपए है, ठीक है, और 5 लाख का टोटल इन्वॉइस हुआ, और ये गुजरात से गुजरात में ही भेजना है। तो फिर आपको क्या करना होगा? 18% के हिसाब से गुड्स थे, तो 5 लाख तो यहाँ पे हुआ, और CGST और SGST को आपको डिवाइड करके ये 5,90,000 का अमाउंट आपको बनाना पड़ेगा, मीन्स इनवॉइस में। अगर विद इन अ स्टेट है तो अभी इसका लॉजिक मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे होगा। और समझ लो इंटर स्टेट है, जैसे गुजरात से महाराष्ट्र में अगर आप किसी को सामान दे रहे हो तो फिर आपको क्या होगा? जो भी डायरेक्ट वैल्यू होगी वो 5 लाख आपने ली, 5 लैपटॉप के हिसाब से 5 लाख हुए, और डायरेक्ट क्या करोगे आप? IGST 18% लगाओगे 90,000, और 5,90,000 का इन्वॉइस बनेगा। अगर आपके स्टेट से दूसरे स्टेट में आप दे रहे हो तब IGST लगेगा। अभी देखो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि CGST, SGST एंड IGST काम कैसे करता है, मीन्स कैसे इन्वॉइस में आपको बनाना होता है, बट बैकएंड में उसका कैसे काम होता है, मीन्स कैसे रूल्स बनाए हुए हैं वो थोड़ा हम देखते हैं। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। अभी GST का थोड़ा सिनारियो देखते हैं कि GST कैसे काम करता है। जैसे 2017 में हमारा GST जो है वो एप्लीकेबल हुआ, इसके बाद में कुछ अलग अलग तरीके के टैक्सेस थे, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे GST के लॉ बने तब क्या हुआ कि पूरे हमारे जो भी लीडर रहते हैं, राइट, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो सब लोग इकट्ठे हुए, राइट, और उन्होंने सोचा कि कैसे ये GST काम करेगा, क्या होगा, जिसमें मोदी जी भी थे और अमित शाह भी थे। ओके, तो वो मतलब डिस्कशन कर रहे थे ये कैसे काम करेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने सबसे पहला मुद्दा एक लिया कि समझ लो कि सेम स्टेट में हमारा गुड्स अगर हम बेचेंगे तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे आपको पता है सेम स्टेट मतलब कि गुजरात से गुजरात में ही अगर हम माल बेचेंगे तो हमारा टैक्स कितना होना चाहिए। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अमित शाह आए और बोले कि नहीं नहीं, हम लोगों को 80% चाहिए क्योंकि हमें पूरा देश बनाना है, देश बनाना नहीं, देश चलाना है। ओके, सो 80% वो मांग रहे थे। इसके बाद में स्टेट वाले आए, उन्होंने बोला, जैसे गुजरात वाले, गुजरात के स्टेट वाले आए और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमें हमारा स्टेट चलाना है, हमें बाकी के 20% से हम क्या करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, जाने दो, 50-50 लेते हैं, मीन्स आधा आधा करते हैं। ओके, तो फिर तब डिसाइड हुआ कि 50% जो है वो 80% या 70% ऐसा कुछ नहीं भाई, 50-50 लेते हैं। ओके, तेरा 50 और मेरा भी 50। ओके, मीन्स सेम स्टेट होगा तो 50-50 होगा। एक जाएगा CGST मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को, अमित शाह को जाएगा, और दूसरा होगा वो होगा SGST। ओके, आप समझे लॉजिक को। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये तो सिनारियो हो गया, बहुत सिंपल था। अभी नेक्स्ट सिनारियो हुआ वो डिस्कशन का पॉइंट कि चलो ये तो सिंपल हो गया, सभी स्टेट, गुजरात से गुजरात या महाराष्ट्र से महाराष्ट्र होगा तो ऐसे चलेगा। अभी बात आई IGST की। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि अगर इंटर स्टेट होगा, मीन्स विद इन अ स्टेट नहीं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा, गुजरात से महाराष्ट्र में, और IGST लगेगा, तो ये जो हमारे पैसे हैं वो कौन सी गवर्नमेंट को जाते हैं?
मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं। तो आप लोगों को अगर पता होगा नहीं होगा नॉट श्योर, बट ये पैसे हमारे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, मोस्टली पता होगा आपको। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी जेब में ही रखेगी या फिर कोई स्टेट को भी देगी? ओके, नहीं तो ऐसा वहां पे हल्ला मच जाएगा ना, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इतना डिस्कशन के पॉइंट्स में। जैसे कि गुजरात से सामान गया है महाराष्ट्र में, ओके, ऐसा केस चल रहा है यहाँ पे। तो मोदी जी आए कि भाई यहाँ पे तो 50 हम लोगों को मिल गए। तो अमित शाह ने बोला कि नहीं भाई, मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट चलानी है तो IGST होगा, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो मेरा तो 50% चाहिए ही चाहिए। पहले उन्होंने बोला मुझे 100% चाहिए, तो सबने बोला नहीं भाई, 50 100 नहीं, 50 ही तुम्हारा, बाकी का हम रखेंगे। तो चलो IGST में उन्होंने क्या बोला, ये बैकएंड का कैलकुलेशन है, आप डायरेक्ट लगाते हो IGST, बट वो लोग मिल बांट के लेते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो IGST का अमाउंट है वो सेंट्रल ने बोला ये जस्ट नॉलेज के लिए है। ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी आ सकते हैं कि IGST जो है वो किसको पे होगा, तो आप बोलोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उनके जेब में रखती है? नहीं ना, ऐसा नहीं है कि विद इन अ स्टेट आप अगर सामान देते हो तो 50-50 कर लिया और बाकी के जो भी उनके डेवलपमेंट के लिए वो यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं। फिर IGST में भी ऐसा होता है, बट वो हमें नहीं दिखता, वो बैक एंड मैनेज करता है, मीन्स वो लोग मैनेज करते हैं, GST का पोर्टल मैनेज करता है। ओके, बट हमें पता होना चाहिए कि कैसे काम होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि IGST में से अमित शाह ने बोला मेरे को 50% दे दो, जैसे उसमें दिए थे विद इन अ स्टेट में, यहाँ पे भी मेरे को 50% चाहिए। ओके, तो बाकी का 50% बचेगा, उसका क्या होगा? तो अभी ये दो स्टेट वाले जो है वो इंटरनली झगड़ा करने लगे, वो बोले कि मेरे को चाहिए, वो बोला मेरे को चाहिए। तो पहले एक रूल बना दिया कि ये जो टैक्स है वो डेस्टिनेशन टैक्स है, जहाँ पे कंज्यूम होता है वहाँ पे टैक्स उनको पे करना है। मीन्स क्या होगा, IGST डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जो डेस्टिनेशन होगा, मीन्स गुजरात से हम लोग समझ ले महाराष्ट्र में यहाँ पे देते हैं, ये जो सेल हमारा जाएगा, मीन्स सेल करते हैं, डेस्टिनेशन तो वहाँ पे होगा ना, पैसे तो उनके ही जा रहे हैं, उनकी जेब से जा रहे हैं, राइट? उसने ये परचेज किया है, राइट? यहाँ से गुजरात से सेल कर रहे हैं, बट परचेज कौन कर रहा है? महाराष्ट्र में। कंज्यूम वहाँ पे होने वाला है, यूज़ वहाँ पे होने वाला है। तो जो रिमेनिंग 50% अमाउंट है वो डेस्टिनेशन स्टेट होगा, उनको हम लोग देंगे। समझ रहे हो आप? तो हमें यहाँ पे सिंपल दिखता है CGST SGST, तो आप डायरेक्ट 50-50 कर लेते हो, बट IGST में भी 50-50 होता है। ओके, जो हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और हम बोलते हैं कि तुम तुम्हारे हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर लो। ओके, तो ये जो IGST जो है वो हम सेंट्रल को जो दे रहे हैं उसका भी एक लॉजिक है गाइज। जैसे कि आप 7 स्टेट में सेल कर रहे हो, ओके, और अगर समझ लो IGST नहीं होता और आपको सेल करना होता, तो फिर आप कैसे करते? यहाँ पे आप कैसे लिखते, मीन्स कैलकुलेशन कैसे करते, कैसे रिटर्न फाइलिंग करते? तो यहाँ पे समझ लो कि सेंट्रल को तो एक 50% देना है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे, फिर मैंने कहाँ पे दिया, महाराष्ट्र में दिया, तो यहाँ पे 50% उसको दोगे। फिर दूसरा गुजरात का सामान किसी को दे रहे हो तो फिर से आप सेंट्रल करोगे, फिर गुजरात का टैक्स गुजरात वालों को दोगे, राइट? तो कितना कन्फ्यूजन होगा, कि मतलब पूरा सिस्टम हिल जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई इतना टेंशन ना लो, लोड मत लो, मुझे पैसे दे दो, फिर मैं देखता हूँ आपको देना है कि नहीं देना। ओके, देंगे, फिर जिस मैं बोल रही हूँ। ओके, इसीलिए IGST एप्लीकेबल हुआ सिंपल करने के लिए पूरे सिस्टम को। ओके, सो आप जस्ट प्रोसेस और जो ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया है उसको बैकएंड से समझो। इसलिए मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ। इंट्रा स्टेट जिसको हम बोलते हैं गाइज, ये आप वर्ड याद रखना, इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन अ स्टेट, गुजरात टू गुजरात होता है तो होता है, और जिसमें हाफ हाफ ऑटोमेटिक हमें ही करके देने होते हैं, मीन्स हमें ही करके देने होते हैं बिलिंग में। और इंटर स्टेट बोलते हैं यहाँ पे, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हो तो डायरेक्ट आपको IGST लगता है, बट बैक एंड में कैसे काम होता है, कैसे गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पे हमसे जो पैसे लेती है वो कैसे काम होता है। ओके, ये जो IGST है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डेस्टिनेशन जो स्टेट होता है उनको वो पे करती है। ओके, सो इस तरीके से इसका भी काम होता है।
अभी हम बात करते हैं रिटर्न्स की। अभी देखो इतना सारा हमने डिस्कशन किया कि पैसे लेते हैं देते हैं, राइट, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देने के लिए तो कुछ ना कुछ मतलब बनाना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट सब कैलकुलेशंस करके हमें देना भी तो पड़ेगा। जैसे कि समझ लो कि मेरा 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो गया है, अभी मुझे गवर्नमेंट को देना है, तो ऐसा तो नहीं ना कि मैं एक्सेल की एक शीट बनाऊँ और गवर्नमेंट को डायरेक्ट ईमेल कर दूँ, ऐसा चलेगा नहीं, राइट। उनको कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने क्या बोला है कि जीएसटी का एक स्पेसिफिक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आईडी पासवर्ड देंगे और वो उनका जो भी सेल होगा वो वहाँ पे अपलोड करेंगे और सामने वाले को भी दिखेगा। ओके, सो वो हम आगे देखते हैं, बट समझ लो उन्होंने ये भी बताया कि रिटर्न्स के नाम कौन से होंगे। ओके, जैसे कि GSTR 1 जो बेसिकली आप पूरा सेल करते हो वो आप GSTR 1 के फॉर्म में आप ऐड करो, मीन्स ऐसा समझ लो कि एक फाइल है, सिंपल आपको उसमें अपडेट करना है, तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ओके दिया का इतना सेल हुआ है। ओके, इसके बाद में है GSTR 2B, जिसमें क्या होती है परचेज की डिटेल्स, इनवर्ड सप्लाई होता है, और जो सेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। ये जो वर्ड्स है वो भी आपको याद रखने हैं अगर आपको GST बेसिक टू एडवांस सीखना है, तो मीन्स ऐसे ऐसे जो वर्ड है वो भी आपको काम आएंगे। अब जब स्टार्टिंग के लेवल पे होंगे तो ऐसे वर्ड भी पूछते हैं कि आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है इंटरव्यू में, तो आप बोल सकते हो कि सेल्स का मतलब है आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड का मतलब है जो भी हम परचेज करते हैं दैट इज कॉल्ड इनवर्ड सप्लाई। ओके, तो ये एक रहता है हमारा परचेज की डिटेल्स, जो भी हम परचेज करते हैं वो हम लोगों को GST के जो रिटर्न्स है उसमें ऐड करनी होती है। अभी इसमें से कौन से फाइल करने हैं कौन से नहीं करने हैं वो बाद का डिस्कशन है, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए GSTR 1 जो है वो आपको GSTR 1 में सेल्स की डिटेल्स है, परचेज की डिटेल्स 2B में है, और 3B एक है जिसमें समरी होती है। अभी के लिए आप इतना समझो, आगे मैं आपको कैलकुलेशंस के साथ समझा दूंगी, आपको पूरा सिनारियो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गए 3, ये आपको याद रखने हैं, GSTR 1 सेल्स, GSTR 2B परचेज एंड 3B समरी होती है। मीन्स ये सेल एंड परचेज की समरी जो होती है जिसमें और हम पेमेंट्स के कैलकुलेशंस वगैरह करके गवर्नमेंट को कुछ पे भी करना होगा ना। ओके, वो हम लोग 3B के थ्रू करते हैं, कैसे करने होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद में देखो मैंने आपको क्या बोला था कि GSTR 3B जो रिटर्न है उसमें आपको समरी ऐड करनी होती है, और अगर समझ लो कि आपको गवर्नमेंट को कुछ पे करना बन रहा है तो आपको वो पे भी करना होता है। ओके, तो पे करने के लिए फॉर्मूला बना दिया सिंपल, नेट पेबल। यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या बनाया है, नेट GST पेबल। पेबल का मतलब क्या है कि पे करना, अगर आपको गवर्नमेंट को कुछ पे करना होगा तो फिर आप उसके कैलकुलेशन कैसे करोगे, सिंपल ही बनाया है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है कि सेल करते टाइम आपने जो टैक्स रिसीव किया होगा उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। मतलब सिंपल ऐसा समझो कि यहाँ पे जो सेल्स आपने किया होगा उस पर जो टैक्स लगाया होगा, ओके, जो रिसीव किया होगा उसको हम लोग आउटपुट टैक्स कहते हैं, और एलिजिबल माइनस उसमें से करना है एलिजिबल ITC, मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब परचेज का डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। मीन्स परचेज करते टाइम आपने टैक्स जो पे किया होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो फिर आपको ये जो अमाउंट है वो GST पेबल की मिल जाएगी। सिंपल ही है, जो आपका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है उसमें से आपके पास जो परचेज का टैक्स होगा, मीन्स जो आपने परचेज करते टाइम आपने जो टैक्स पे किया होगा वो जो डिफरेंस आएगा वो आपको GST पेबल होगा। ओके, इतना टेंशन ना लो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी और ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको GST के हर कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, आज तक आपको नहीं पता होंगे वो भी। ओके, आगे हम समझते हैं। ये जो फॉर्मूला है बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता है ITC के कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ लो इंटरव्यू में आपको ऐसे भी पूछे कि बताइए कि ये जो GST के कैलकुलेशन है वो कैसे हो सकते हैं, तो जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ उस हिसाब से सिनारियो बेस्ड आप समझाना, ट्रस्ट मी आपका इंटरव्यू 100% क्रैक होगा। क्योंकि कोई भी कंपनी में जो आप जॉब करने के लिए जाओगे ना तो उनको स्मार्ट रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर होता है, जो काम कर सके। ओके, ऐसे नहीं कि GST का फॉर्मूला मुझे याद तो दिया ने करवाया था, क्या बोला था, आउटपुट टैक्स माइनस एलिजिबल ITC करो तो फिर पेबल हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। आप कंसेप्ट को समझो और फिर आप समझाना। ओके, आपका इंटरव्यू ज़रूर क्रैक होगा। जो भी कंपनी में आप काम कर रहे होंगे आपको कोई ऊपर पोजीशन पे भी जाना होगा, ओके, तो भी आप जा पाओगे, ट्रस्ट मी। ओके, एंड अच्छा वीडियो को पॉज करो और आप मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जेन्युइनली आप कमेंट कर सकते हो, ऐसा मैं बोल रही हूँ इसीलिए नहीं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं दिया आप बहुत अच्छा समझा रहे हो और आपको ऐसे ही समझाना चाहिए, तो आप मुझे सपोर्ट
करना चाहते हो तो आप बस सपोर्ट कीजिए एक सब्सक्राइब से और एक प्यारी कमेंट करके। आप सिंपल ऐसा लिख सकते हो, बहुत अच्छा समझा है, इतना तो आप लिख ही सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ वैल्यू ऐड की है। क्योंकि मैं भी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मैं कोई टीचर या फिर प्रोफेसर नहीं हूँ। तो मैं भी आपके जैसे बहुत स्ट्रगल करती थी पहले, और मुझे कहीं सीखने नहीं मिलता था जो भी जो शायद मैं आपको बता रही हूँ वो। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो मेरे क्वेश्चंस होते थे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, और मुझे मेरे आंसर नहीं मिलते थे, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको वो सिखाऊं जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें कहीं से वेबसाइट से या वैसे बुक्स से पढ़ के मैंने सीखी है वो। तो बहुत सारी मेहनत मैं भी करती हूँ क्योंकि ऑफिस आवर्स के बाद मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है, या फिर सुबह 7 बजे उठो और फिर आज करो, मीन्स ये मेरा डेडिकेशन होता है कि नहीं मुझे ये करना है। तो जेन्युइनली सपोर्ट करना है तो आप सब्सक्राइब से कर सकते हो, आपसे मुझे पैसे नहीं चाहिए ना ही गुरु दक्षिणा चाहिए। सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो और प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर सकते हो। आपको जो भी ठीक लगे, बहुत अच्छा सिखाया ऐसे लिख सकते हो, एक्सीलेंट लिख सकते हो, आपको कुछ नया सीखना है तो भी लिख सकते हो, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं जैसे कि जीएसटी के कैलकुलेशंस मैंने आपको बताए हैं, टैक्स लायबिलिटी और एलिजिबल आईटीसी। बेसिकली आपको टैक्स लायबिलिटी से माइनस करना है एलिजिबल आईटीसी को। ओके, अभी आप कंफ्यूज मत हो, मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगी और ये जो कैलकुलेशन है वो आप सीख पाओगे, मतलब सीख जाओगे। ओके ओके, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे। आई नो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, बट कंसेप्ट सीखने के लिए मुझे भी आपको हर चीज़ मतलब सिखानी पड़ती है, तो ऐसा शॉर्टकट चलते नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पे आप देखिए परचेस है और यहाँ पे सेल, मैंने डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, उसमें से कैलकुलेशंस कैसे होते हैं और गवर्नमेंट को कैसे पे करने होते हैं वो थोड़ा देखते हैं। थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कोई भी गुड्स है, ओके, जैसे मैंने परचेस किए हैं 5 लाख से, ओके, जिसपे CGST और SGST मैंने पे किया। जब हम परचेस करते हैं तो हमारा जो ये पैसा है वो हम सामने वाले को पे करते हैं, राइट? पे करते हैं कि नहीं करते? हमारी से जेब से तो गए ही, राइट? तो वो हमारा क्या हुआ, पे हुआ। ओके, तो 45 मैंने पे किया और टोटल हमारा जो परचेस हुआ वो 5,90,000 हुआ। अभी जो मैंने परचेस किया उसमें उसमें से मैंने क्या किया, कुछ मेरा प्रॉफिट ऐड करके मैंने सामने वाले को सेल किया। तो वो कितने का किया, 5,50,000। और फिर मेरे को भी तो जीएसटी लगाना पड़ेगा, राइट? ये 49,500 प्लस मैंने भी 49,500 ऐसे लगाया, और 6,49,500 का मैंने क्या किया, पूरा जो इन्वॉइस है वो बनाया और सामने वाले को दे दिया। ओके, तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे समझो जब मैंने परचेज किया है तो टैक्स मैंने यहाँ पे किया, और सेल जब हम करते हैं तो टैक्स कलेक्ट करते हैं, मीन सामने वाले पर्सन से हम लोग टैक्स लेते हैं। जिसको भी हम सेल करेंगे, ये जो सेल्स का इनवॉइस होगा वो आप किसी को तो दोगी, और वो क्या करेगा, आपको ये पूरी अमाउंट जो होगी 6,49,000 समथिंग की, राइट, वो पूरा आपको पे करेगा इंक्लूडिंग टैक्स। तो अभी ये जो टैक्स है वो आप आपकी जेब में रखोगी, राइट? नहीं कर सकते ऐसा, आपको भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ना। वो लोग भी बैठे हैं देख के कि आप हमें पैसे कब दे रहे हो। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक सिंपल रूल बना दिया कि भाई आपको है ना कैलकुलेशंस करना है, बहुत ही सिंपल, ज़्यादा लोड मत लो। ओके, और बोल दिया कि नेट पेबल के लिए आउटपुट टैक्स माइनस एलिजिबल आईटीसी करो और जितना बच रहा है वो हमें दे दो। तो कैसे होगा, आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है कि सेल करते टाइम आपने जो टैक्स कलेक्ट किया होगा, सामने वाले से पैसे तो लिए है ना, वो तुम्हारी जेब में तो तुम रख नहीं सकते, आपको हमें देना पड़ेगा, राइट? तो वो कितना था हमारा 49,500 प्लस 49,500। यहाँ पे कितना था देखो, ये रहा हमारा अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये अमाउंट आप एक बार देख लो, मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझेगा। कंसेप्ट को समझो आप, क्या हम बोल रहे हैं, 49,000 यहाँ पे है, 49,500, 49,500। ओके, तो वो आपको सिंपल ये फॉर्मेट में ऐड कर लेना। ओके, आप टैक्स जब आप कैलकुलेशन करते हो तो इस तरीके के हिसाब से भी आप टैक्स के कैलकुलेशन कर सकते हो। और आपको सीखने के लिए जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना, आपको एक प्रैक्टिस फाइल में मैं आपको एक अलग तरीके का एग्जांपल भी दूंगी। आपको अमाउंट चेंज करके कैलकुलेट भी करना है कि ये अमाउंट के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। प्रैक्टिस आप ज़रूर करना, नहीं तो आप भूल जाओगे, आपको समझेगा ही नहीं। ओके, सो ये हो गया। इसके बाद में आ गया आईटीसी। अभी यहाँ पे हमने कलेक्ट किया, बट अभी हमने पे भी तो किया था ना। यहाँ पे देखो, परचेस करते टाइम जहाँ से हम परचेस कर रहे थे वो बंदे को हमने 45 तो दिया ही है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप क्या करो, आईटीसी जो है आपने जो परचेस किया है और परचेस करते टाइम बेसिकली जो टैक्स को पे किया है उसको भी आप कहीं पे ऐड कर दो और डिफरेंस निकालो। जो भी डिफरेंस निकालोगे, जो अमाउंट निकलेगा वो मेरे को पे करो। ओके, हमारा सिंपल ही था ना लॉजिक, आउटपुट टैक्स माइनस एलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी का मतलब है जो परचेस करते टाइम आपने टैक्स पे किया होगा
वो आप माइनस कर दो और जो भी अमाउंट बचता है वो हमें दे दो। तो सिंपल 49,500 माइनस 45,000 तो कितना हुआ 4,500। इसमें भी सेम ही होगा। तो टोटल कितना हुआ 9,000। तो ये 9,000 जो है वो हमें गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। ये सिंपल कैलकुलेशन है। 99,000 माइनस 90 मीन्स ये दोनों का 99,000 हुआ और यहाँ पे हुआ 90,000। तो ये 9,000 है वो हमारा जीएसटी पेबल बनेगा। ओके, सो आपको सिंपल जब भी कैलकुलेशन करो तो सिंपल जो सेल्स आपने किया है उसमें जो टैक्स जो आपने बेसिकली कलेक्ट किया है और परचेज करते टाइम आपने जो पे किया है वो आपको कैलकुलेट करना है और उसमें से आउटपुट टैक्स से आप माइनस करना है एलिजिबल आईटीसी मीन्स जो परचेज करते टाइम टैक्स पे किया होगा उसको वो आपका बनेगा जो पेबल अमाउंट है वो। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे ये एग्जांपल से। बट अभी भी एक और सिनारियो बचा है, मुझे आपको हर चीज़ सिखानी है। ओके, तो इस पे भी आप ध्यान दो, बहुत मजा आएगा आपको जब आप ये पूरा चैप्टर मतलब ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको एक्चुअली जेन्युइनली आप बोलोगे कि नहीं एक्चुअली मैंने कुछ नया सीखा आज। ओके, और कुछ ना कुछ तो नया सीखा ही होगा। अभी देखो ऐसा हुआ कि मेरा जो टैक्स है वो बन रहा था तो मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। बट सम टाइम ऐसा भी होगा कि मैंने परचेस तो किया बट उस महीने में मेरा सेल नहीं हुआ, तो मतलब ज़्यादा बिजनेस ही नहीं था। तो क्या होगा, परचेस तो हमने कर लिया है ना, मतलब टैक्स तो मैंने पे किया है, तो उसके कैलकुलेशन फिर कैसे होंगे। ओके, तो ये भी आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ऐसे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस। तो उसका आंसर कैसे दोगे आप, वो आप पहले समझो कि 7 लाख का समझ लो आपने परचेस किया, उस पर जीएसटी आपका इतना लगा। मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ तो आप समझ लेना। अभी 7 लाख का परचेज था, जीएसटी आपने इतना पे किया और टोटल आपने परचेज किया 8,26,000 का पूरे महीने में, ऐसा समझते। और वो महीने में कुछ तो भी था, कोरोना आ गया था तो सेल नहीं हुआ। ओके, तो क्या हुआ, आपने 5 लाख का ही सेल किया और इस पे टैक्स कितना कलेक्ट किया, सामने वाला आपको देगा ना पैसे टैक्स के, आपको फिर गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो अभी ये जो पैसे आपको दिए हैं वो आपको जेब में थोड़ी रखने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे पास तो बेसिकली जो पूरे महीने में मैंने इतने सारे जो पैसे हैं, ओके, वो मैंने ऑलरेडी परचेज करते टाइम पे कर दिए हैं, तो ये महीने में मेरे पास इतना कुछ सेल ही नहीं है तो मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता। जो भी हिसाब किताब है वो गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है, अदरवाइज वहां पर भी पेनल्टी लगती है। ओके, तो ये आपको मेक श्योर करना है। ऐसे भी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप उसका करेक्टली आंसर दे पाओ, इसीलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल भी आपको दे रही हूँ। तो उसके टाइम पे आपको क्या करना होगा, इसके कैलकुलेशन कैसे होंगे, राइट। तो उसका भी सेम ही है, ये फॉर्मूला सबके सेम है, बस आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि ये काम कैसे करता है। ओके, जैसे कि ये सेम है, सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो आउटपुट टैक्स के टाइम पे हमारा क्या था 45,000 जो है वो हमने कलेक्ट किया है सेल करते टाइम। हमने जो टैक्स सामने वाला ने हमें दिया होगा, मीन्स हम क्या करते हैं, सेल्स इनवॉइस जनरेट करते करके सामने वाले को देते हैं कि ये जो बिल बन गया वो मेरे को दे दो, और इसके साथ में टैक्स भी होता है। तो अभी टैक्स जो है वो अभी हमें गवर्नमेंट को देना होता है, राइट। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ वो चीज़, आई होप आप समझ रहे हो। तो टैक्स आउटपुट टैक्स जो है वो हमारा 45,000 हुआ था, यहाँ पे भी एसजीएसटी में भी 45,000 था। अभी इनपुट टैक्स में क्या था कि एलिजिबल आईटीसी मतलब कि हमारा परचेज करते टाइम कितना टैक्स था 63 प्लस 63। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 63 है और यहाँ पे 45 ये सेल और ये परचेज है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, आपको सिंपल ही कैलकुलेशन करने हैं भाई कि आउटपुट टैक्स माइनस क्या करना है, परचेज का अमाउंट जो भी होगा वो एलिजिबल आईटीसी को करना है। मीन्स यहाँ पे मैं लिखती हूँ आउटपुट टैक्स माइनस यहाँ पे आपको करना है आईटीसी, मीन्स परचेज जो भी होगा वो आपका क्या बनेगा, जीएसटी पेबल, राइट। यहाँ पे जीएसटी पेबल बनेगा। बट यहाँ पे तो पेबल है ही नहीं क्योंकि हमने क्या किया है, हमारा सेल ही नहीं हुआ है। तो हम अगर 45 को 63 से माइनस करेंगे तो 18,000 रुपये हमारे पास बचते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी परचेज करते टाइम टैक्स को पे कर दिया है। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो है वो आपको रिटर्न तो फाइल करना होगा जीएसटी के पोर्टल पे, दिखाना तो होगा ही कि परचेस मेरा ज़्यादा हुआ है और सेल मेरा जो है वो कम हुआ है। तो ये तब देखो, ये लास्ट वाले एग्जाम्पल में आपको ना गवर्नमेंट को पे करने बन रहे थे 9,000, राइट। बट ये केस में क्या हो रहा है कि आपके पास पैसे है, ओके, क्योंकि आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिए हैं, आप ऐसा समझो। ओके, तो ये जो 36,000 रुपये जो होंगे वो आपके एक्सेस आईटीसी में आपको जीएसटी के पोर्टल पे जब आप लॉग इन करोगे ना तो वहाँ पर डैशबोर्ड में ही दिखेंगे। ओके, ये 36,000 रुपये। तो अभी आप बोलोगे कि ये जो 36,000 है वो मैं काम करता हूँ उसको मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, मैं मोदी जी को बोलता हूँ कि ये जो 36,000 है वो मेरे को वापस दे दो, अभी ये महीने में मुझे काम है। तो ऐसे कर सकते हो,
नहीं कर सकते हो। इसका क्या यूज़ कर सकते हो, ये जो 36,000 है ना वो जीएसटी के पोर्टल पे आपको डैशबोर्ड में ही दिखेंगे, बट आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो, आप कैश में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको बैंक में नहीं ले सकते हो। ओके, बट आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है नेक्स्ट मंथ के लिए। अभी कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है, एडजस्ट हो सकता है फ्यूचर जीएसटी लायबिलिटी के लिए। लायबिलिटी मतलब कि जो जैसे आपको ये 9,000 बन रहे थे ना, यहाँ पे ये लायबिलिटी आपकी होती है ना, मतलब आपको पे करना है सामने वाले गवर्नमेंट को बेसिकली, तो तब आपके एडजस्ट होंगे। जैसे एक ऐसा एग्जाम्पल लो कि ये जो है वो हमारा क्या हुआ, अप्रैल का था अमाउंट, ओके, और ये हमारा 36,000 रुपये हमारे जीएसटी के पोर्टल पे ही पड़े हैं। अभी हम लोग मई में आए और ओके, और मई में ये जो हमने कैलकुलेशन किए ना, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये कैलकुलेशन किए, और हमें 9,000 रुपीज़ जो है वो अभी गवर्नमेंट को पे करने के बन रहे हैं। फिर क्या आपको ये गवर्नमेंट को 9,000 पे करने पड़ेंगे? नहीं, क्योंकि आपको आपके पास ऑलरेडी ये जीएसटी के पैसे पड़े हैं ना, वो आपके ही पैसे हैं। ऐसा समझ लो कि जीएसटी के पोर्टल पे जो एक अकाउंट है वो आपका बैंक अकाउंट है। ओके, जब भी आपको जीएसटी के रिलेटेड काम करना होगा तो आप उसमें से पे कर पाओगे। ओके, तो फिर आप क्या होगा, 36,000 तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, 36,000 में से 9,000 जो है वो माइनस होगा और 27,000 बचेंगे। समझ रहे हो, इसको भी आप नेक्स्ट मंथ में जो है वो यूज़ कर सकते हो, मीन्स ऐसे कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। अगर समझ लो कि ये 9,000 की जगह आपको और ज़्यादा अमाउंट पे करनी बन रही थी, तो क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे है एक, जैसे 9,000 आपको पे करना है, इसकी जगह यहाँ पे आपको 1,00,000 रुपये पे करने थे, तो उसमें से 36,000 जो है वो यूज़ होगा और बाकी का अमाउंट जो है वो यहाँ पे पेबल बनेगा, मीन्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। आप समझ रहे हो, आपके ही पैसे हैं, बट आप ऐसे, आपको लगा कि नहीं नहीं ये कपड़े लेता हूँ, ये 36,000 बच गए ना मेरे, मैं कपड़े लेता हूँ या फिर आज फ़ोन ले लेता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो ऐसे आप नहीं कर सकते हो। आप जीएसटी की लायबिलिटी सेट कर सकते हो यहाँ पे, तो ये गवर्नमेंट को बोला है। अदरवाइज सब लोग स्मार्ट होते ना, उनके हिसाब से वो कैलकुलेशन करते और फिर दे देते और विड्रॉ करते, राइट? तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ऐसे जीएसटी बेसिकली जो है वो काम करता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। सिंपल ही है इसका रूल। सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा मैं रिवाइज करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, एक बार आप भी समझ लो। समटाइम्स ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएगी ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, परचेस और सेल निकालना है। परचेस पे टोटल जितना आपने टैक्स पे किया होगा और सेल करते टाइम टैक्स कलेक्ट किया होगा वो कैलकुलेशन करने हैं। और कैलकुलेशंस यहाँ पे देखो किस तरीके से होते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। ये जो कैलकुलेशन है वो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये जो दिख रहे हैं आउटपुट टैक्स और आईटीसी वाला, उसमें से जो बचा वो पेबल अमाउंट बनता है 9,000 रुपीज़, और 99 माइनस 90 तो 9,000 हुए, और आपको 9,000 रुपीज़ पे करने होते हैं। और नेट पेबल निकालना है तो आपको कैसे निकालना है, आउटपुट टैक्स माइनस एलिजिबल आईटीसी। आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और एलिजिबल आईटीसी मतलब कि परचेस पे जो आपने टैक्स पे किया होगा वो आपको सिंपल लेना है। और कुछ कुछ वर्ड्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद में समझ लो एक्सेस बन रहा होगा, मीन्स ऐसा होगा कि जो महीने में आपका सेल कम हुआ होगा पर परचेज किया होगा, तो वो जो स्पेसिफिक अमाउंट होगी वो क्या होगी, यहाँ पे आपके जीएसटी के पोर्टल पे ही रहेगी। ओके, आपको कैलकुलेशन तो करने ही, रिटर्न फाइलिंग भी करना है। ऐसा नहीं कि भाई इस बार तो मैंने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है मोदी जी, आप आपके हिसाब से देख लो, ऐसा नहीं। आपको बताना तो पड़ेगा कि तुम्हारा कैलकुलेशन क्या था, भले ही सेल नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो फिर ऐसा करोगे कि मैंने रिकॉर्ड्स मेरे एक्सेल में रख लिए, आप आपके हिसाब से देख लो, मेरे पास तो पैसे पड़े हैं। नहीं, हमें हर चीज़ गवर्नमेंट को बतानी पड़ती है, इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी पड़ती है, तब जाके हम लोग पूरा हमारा रिटर्न फाइलिंग वगैरह जो है वो होता है और एडजस्ट होता है। अगर हमारा पैसा जो 18 मीन्स 36,000 वो हमारे नेक्स्ट मंथ में हम यूज़ कर सकते हैं, हमारा अगर लायबिलिटी बन रहा है तो। ओके, आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ है तो आप कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने का ट्राई करूँगी। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। सो यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है, ओके, टर्नओवर के हिसाब से वगैरह। तो अभी ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरा जैसे मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, मेरा जो सर्विस का अमाउंट है वो 20 लाख नहीं 30 लाख से भी ज़्यादा हो गया, बट अभी गवर्नमेंट को थोड़ी पता चलने वाला है कि मेरा कितना सेल हो रहा है, क्या है सब कुछ, राइट? तो गवर्नमेंट क्या कैलकुलेट करती है, पेन वाइज डिटेल्स, मीन्स पेन के हिसाब से उनको भी समझ में आता है, तो आप यहाँ पे ऐसी गड़बड़ नहीं कर सकते हो। ओके, और टर्नओवर कैलकुलेट पेन के हिसाब से होता है। समझ लो मेरी 3-4 ब्रांचेस हैं, ओके, बट पेन तो हमारा एक ही यूज़ करते हैं हम लोग, तो आपको ऐसे कंसिडर करना होता है। जैसे मेरी मुंबई में भी ब्रांच है, पुणे में भी ब्रांच है, गुजरात में भी ब्रांच है, दिल्ली में भी ब्रांच है, राइट? और समझ लो सभी का जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा गया, बट
तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि पैन तो मेरा एक ही है ना, मतलब दिया के नाम से, ये ब्रांचेस भले ही कितनी हो। ओके, तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड जो रहता है वो स्टेट वाइज हमें लेना होता है। इसके बाद में वंस रजिस्टर जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग जो है वो कंपलसरी होता है। ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब स्टार्ट करना होता है ना बिजनेस, तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं, रजिस्ट्रेशन जीएसटी का लेना है, उसका लेना है, एमएसएमई का लेना है, खुश होके सब रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि ज़रूरत है कि नहीं है। और जब हम लोग रजिस्ट्रेशन लेते हैं ना, तो कंप्लायंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उसकी भी फ़ीस पे करनी होती है। तो अननेसेसरी लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपको भी लगे कि मुझे भी फ्यूचर में कोई बिज़नेस करना है, तो पहले सोचो क्या बिज़नेस करना है, यहाँ पे ज़रूरत है कि नहीं है, तभी आप लो। नहीं तो अननेसेसरी मत लो। अगर और मेरा बिज़नेस मुझे शुरू करना है जैसे बेकरी का, फिर दूसरे दिन मैंने सोचा कि एक वीक मैंने ट्राई किया, 1-2 महीना मैंने ट्राई किया, फिर बिज़नेस नहीं जम रहा है, 2-3 महीने में सेल ही नहीं है, तो भी आपको नील रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ता है। यहाँ पे देखो, नील रिटर्न भी हमें कंपलसरी फाइल करना होता है। बाद में जो जीएसटी रिटर्न्स जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे आगे, उसका मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि उसके कैसे आपको रिटर्न्स जो है वो फाइल करने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट लास्ट में हम ये भी देख लेते हैं, ताकि आपको हर चीज़ पता चल जाए और कुछ मिस्टेक ना हो। तो जैसे ना जीएसटी के जो रिटर्न्स है वो मंथली भी होते हैं और क्वार्टरली भी होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो स्मॉल बिजनेसेस है जिनका भी टर्नओवर 5 सीआर से कम है, ओके, कम है, उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के लिए बोला है। ठीक है, वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, मीन्स अप्रैल, मई और जून का वो जुलाई में रिटर्न फाइल करेंगे। ओके, और जो जिनका भी 5 करोड़ से ज़्यादा है, जो बड़ी कंपनी है, उनको उनको ऐसा लगता है, वो लोग मंथली रिटर्न फाइल करेंगे। ओके, तो मंथली रिटर्न कौन से होंगे या क्वार्टरली, तो मंथली हो या क्वार्टरली उनको सब रिटर्न्स फाइल तो करने ही पड़ेंगे। ओके, बट उनकी जो डेट्स है वो भी उन्होंने डिफाइन कर दी है। जैसे कि मंथली होता है, उनका क्या होता है कि जैसे कि अप्रैल है, तो अप्रैल का पूरा जो मैंने सेल किया होगा, वो मुझे क्या करना होगा, पूरा महीने का कैलकुलेशंस करके ये जो रिटर्न है वो मुझे 11th को गवर्नमेंट को देना होगा, 11th ऑफ मई। समझ रहे हो, मीन्स मुझे भी तो टाइम लगेगा ना सब कैलकुलेशन करने के लिए, किसी को बिल आया नहीं आया, क्या हुआ, वो सब कुछ वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि चलो तुम्हें 11 दिन देते हैं, इतने तक आप रिटर्न फाइल करो, अदरवाइज इस पे पेनल्टी लगेगी। इसके बाद में क्या है, जीएसटीआर 2B। तो ये जो जीएसटीआर 2B है वो हमें रिटर्न फाइल नहीं करना होता है। वो किस चीज़ के लिए होता है, ये हमारे जो परचेज की डिटेल्स है वो हमें दिखती है, वो तो आपको पता है, राइट। तो ये क्या होता है कि जो हम परचेज करते हैं, ओके, जैसे मैंने लैपटॉप कहीं से खरीदे, बट सामने वाले ने सेल तो किया होगा, राइट, तब तो मैंने खरीदा। तो जो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो सेल करता है वो मुझे रिटर्न फाइल करो, परचेज वालों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल करेगा वो दिखाएगा कि मैंने कितना सेल किया है, राइट। तो ये जो रिटर्न है वो हमें फाइल नहीं करना होता है, जस्ट हमें चेक करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा होता है आईटीसी, राइट। ये हमारा आईटीसी कैलकुलेशंस यहाँ से हम लोग करते हैं ना, तो हमें दिखना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी जीएसटी के पैसे वो सामने वाली पार्टी को दिए हैं, तो वो हमें दिखता है। अगर नहीं दिखा वो स्पेसिफिक इनवॉइस, तो हम वो पार्टी को फॉलो अप कर सकते हैं कि भाई हमारे 2B में तुम्हारा जो इनवॉइस है वो नहीं दिख रहा है, तुम रिटर्न फाइल करो ताकि हमें दिखे। तो ये पर्सन जब 11 तारीख को रिटर्न फाइल करेगा, तो ये हमें 2B में हमारे 11 के बाद, या फिर जो भी पर्सन जब भी रिटर्न फाइल करता है उसके बाद हम लोगों को दिखता है। ओके, हम वो चेक करते हैं कि जो भी हमने रिटर्न्स फाइल किए हैं, जो हमने सेल किया है वो बराबर है कि नहीं है, हमने जो परचेज किया है वो सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रिको करते हैं, टैक्स के कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया वो करते हैं, और इसके बाद में हम रिटर्न फाइल करते हैं हमारा GSTR 3B। और जो मैंने आपको बताया है कि आपको कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को पे करना होता है, वो अराउंड 20th को करना होता है। ये मंथली की मैं बात कर रही हूँ, हर स्टेट का अलग अलग होता है। एक बार आप जो ये जो रिटर्न फाइलिंग के डेट्स है वो आप प्लीज़ चेक कर लेना। क्वार्टरली जो रिटर्न्स है उसका भी होता है, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि जिनका टर्नओवर समझ लो 5 करोड़ या उससे कम का है, उनको गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, तुम लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो, हर मंथ को हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको क्या होता है, जैसे अप्रैल, मई और जून, ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अप्रैल टू जून। यहाँ पे जैसे कि जून का है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अप्रैल टू जून का हिसाब किताब लगाओ, कितना परचेज किया, कितना सेल किया, और जुलाई की 11th को हमें पे करो, मीन्स डेट इस हिसाब से सेम टाइप की ही रहती है। ओके, तो ये 11th को हमें पे करो। यहाँ पे भी उनको पे कर मतलब 2B भी क्वार्टरली वालों को फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है, और 3B जो है वो 22 या 24 तारीख दी होती है।
और उन्होंने उन्होंने क्या बोला कि ये जो सेम मतलब ये क्वार्टर का जैसे जुलाई का ये 11th है, तो जुलाई की ही आप 22 या 24 तारीख को आप मुझे 3B के कैलकुलेशन सब कुछ करके दे दीजिए। तो ये क्वार्टरली के लिए काम होता है, मीन्स हम लोगों को थोड़ा टाइम मिलता है कि कैसे हम कैलकुलेशंस करें, और 10-15 दिन हमें मिलते हैं और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरा क्वार्टर का मीन्स अप्रैल, मई और जून का हिसाब किताब करके हमें गवर्नमेंट को देना होता है और पे करना होता है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा जीएसटी जो है वो काम करता है। आई होप मैंने आपको बताया, और एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते ताकि आपको ऐसा ना हो कि मेरे से कुछ गलती हो गई। और आपको एक चीज़ नोट भी करना है कि आपने इसके साथ में आपको मुझे कमेंट भी करना है कि आज आपने क्या नया सीखा, एक बार याद करो। और ये जो मैं रिवाइज कर रही हूँ उसमें देखो कि आपने क्या नया सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा था कि गुड्स एंड सर्विसेज का हमारा जो पूरा फुल फॉर्म है वो गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स किसको बोलते हैं, सर्विसेज किसको बोलते हैं, राइट। इसके बाद में हमारे टाइप ऑफ टैक्सेस कितने हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी जो है वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनकम टैक्स है वो हमारा डायरेक्ट है, क्योंकि हम आईटीआर रिटर्न करते टाइम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स हमारा जीएसटी इसीलिए है कि हम सामने वाले को पे करते हैं और सामने वाला हमारे बिहाफ मीन्स जो हमसे पैसे लिए हैं वो गवर्नमेंट को देता है, वो पूरा इनडायरेक्ट हुआ, राइट। तो ये हुआ। इसके बाद में यहाँ पे हमने वो भी देखा था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना होता है, मतलब जब भी बिजनेस करने का आइडिया है तो हम लोग जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, और लेने भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ले लेते हैं बट वो गलती करते हैं। गवर्नमेंट ने रूल्स डिफाइन किए हैं। अगर आप गुड्स का कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या ऐसा कुछ तो भी है, आप गुड्स जहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो और 40 लाख से ज़्यादा एग्रीगेट टर्नओवर आपका होता है विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से लेके मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है, उसमें जो आप गुड्स दे रहे हो सामने वाले को और आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर समझ लो विद इन अ फाइनेंशियल ईयर 40 लाख से ज़्यादा होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। सर्विसेज के लिए आपको 20 लाख की है। स्पेशल कैटेगरीज में 20 एंड 10 है। स्पेशल कैटेगरी कौन सी है ये भी हमने देखी। और एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, मीन्स कैलकुलेशंस क्या क्या करना है और क्या एक्सक्लूड करना है वो भी हमने यहाँ पे दिखाया है। मीन्स आपको सिंपल सेल्स को ही कैलकुलेट करना है, हर तरीके के सेल्स, ओके। इसके बाद में जीएसटी के स्लैब्स जो है वो इफेक्टिव फ्रॉम 22 सितंबर चेंज हो चुके हैं, जो आ गए हैं 0, 5, 18 एंड 40। पहले 12 और 28 थे, वो रिमूव हो चुके हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखना। इसके साथ में गवर्नमेंट ने बोला कि टाइप ऑफ टैक्सेस जीएसटी कौन से हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। मैंने आपको वो भी समझाया कि ये जो जीएसटी है वो किसको काम आता है, मीन्स कैसे कैलकुलेट होता है, ओके। यहाँ पे इंट्रा स्टेट हम बोलते हैं, विद इन अ स्टेट को हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं। और इसका कैलकुलेशन 5% हमें डायरेक्ट ही गवर्नमेंट को मीन्स हमारे इन्वॉइस पे ही हमें ऐड करके बिल बनाने होते हैं और गवर्नमेंट को देने होते हैं। अगर समझ लो इंटर स्टेट हुआ, इंटर और इंट्रा स्टेट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। गुजरात से महाराष्ट्र में हम देते हैं तो आपको आईजीएसटी लगाना होता है इन्वॉइस में। बाकी आपको लॉजिक मैंने जो समझाया है आपको उस पर कुछ इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने कंसेप्ट को समझा। बाकी जाता है वो किसको जाता है, सेंट्रल को ही जाता है, और दूसरा डेस्टिनेशन जो स्टेट है उसको ही जाता है। जैसे गुजरात से सामान हम महाराष्ट्र में बेच रहे हैं तो 50% इसको भी जाता है, मीन्स 50% महाराष्ट्र को जाएगा और सेंट्रल को भी 50% जाता है। आईजीएसटी में भी वैसे, आईजीएसटी में भी वैसे ही होता है, ओके। इसके बाद में जीएसटी के जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए थे, जीएसटी R1, 2B, 3B, उसके ड्यू डेट्स कौन सी होती है, क्वार्टरली, मंथली क्या होता है, जीएसटी के कैलकुलेशंस हमने सीखे। नेट पेबल निकालने के लिए आपको सिंपल देखना है, आपका सेल का टैक्स और परचेज का टैक्स हो गया आपका कैलकुलेशन, सिंपल ही है। इसके बाद में परचेस एंड सेल्स कैसे होता है, जैसे कि आपको सबसे पहले कैलकुलेशंस कैसे करने होते हैं, तो बोले परचेस एंड सेल्स आपका टोटल पूरा बिलिंग निकालना है, इनवॉइस वाइज डिटेल्स निकालनी है और ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना है। और ये हमारे जो कैलकुलेशन आए इसमें से जो टैक्स निकला उसका आपको एक अलग से कैलकुलेशन करना है। तो कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी, अगर आपका कोई आईजीएसटी होगा तो भी आपको ऐड करना होगा, ओके। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे केस में नहीं था इसीलिए यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लिखा है। और अगर यहाँ पे समझ लो और आपका इनवॉइस आईजीएसटी में भी गया होता तो सिंपल आप यहाँ पे आईजीएसटी करते और यहाँ पे फिर टोटल करते। बाद में एक्सेस हमारे पास अगर जीएसटी रहता है तो कैसे होता है वो भी हमने देखा। मतलब हमारा
परचेज़ वो महीने में ज़्यादा हुआ बट बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न हमारा सेल कम हुआ, बट हमने परचेज़ करते टाइम तो टैक्स पे कर दिया था, राइट? तो हमें रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, येस करने पड़ते हैं, हमें हर चीज़ बतानी पड़ती है। बट जो भी कैलकुलेशंस करके आपने दिखाया, वो जैसे यहाँ पे 18-18 मीन्स 36,000 रुपए आए हैं, वो जीएसटी के पोर्टल पे दिखते हैं। और वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, एडजस्ट हम कर सकते हैं जीएसटी लायबिलिटी सेट करने के लिए। उसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते, या फिर हम ऐसा नहीं सोच सकते कि उसमें से हम कुछ खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ आप कर नहीं सकते। एनईएफटी नहीं कर सकते जैसे हम बैंक से इधर उधर करते हैं। ये जीएसटी के पैसे जीएसटी के काम के लिए ही हमें यूज़ होते हैं, बाकी वहाँ पे ही पड़े रहेंगे, कुछ होगा नहीं, आपके पैसे को कोई हिलाएगा नहीं। ओके। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए कि ऑल ब्रांचेस अगर होगी तो टर्नओवर कैलकुलेट होता है, पेन वाइज ऑल ब्रांचेस का कंबाइन ही होता है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड स्टेट वाइज होता है। इसके साथ में वंस रजिस्टर आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल कंपलसरी करने पड़ेंगे। अगर कोई बिजनेस नहीं होगा तो भी आपको नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ओके, तो मोस्टली मैंने आपको हर चीज़, हर कंसेप्ट को समझाया है, डिटेल में समझाया है। फिर भी अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। एंड यस, थैंक यू सो मच। हमारी एफर्ट्स आपको अगर लगती है, कंसीडर कर रहे हो, तो कमेंट करना आप एक्सीलेंट या गुड आप ज़रूर लिख सकते हो। और अम, हमें सपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली, अगर आपको लगता है हम आगे बढ़े और आपको ऐसा आगे बहुत सारी चीज़ें सिखाए, जेन्युइन कंटेंट लगता है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैंने देखा है कि मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, वो बहुत प्यार करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, बट समटाइम वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। हमारा मोटिवेशन आपका सब्सक्राइब होता है। अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना, ये वीडियो को शेयर करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो कि अगर तुझे कुछ कंसेप्ट वाइज सीखना है, नया कुछ सीखना है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जीएसटी, टीडीएस, एआई आ गया है तो वो भी सिखाते हैं। साथ ही पूरी सीरीज़ बनाते हैं। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे ये चैनल के, और वहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो फ्री में आप सीख सकते हो, जो मे बी आपको पेड कोर्सेज़ में भी इतना वैल्यू नहीं मिलेगा जितना आपको मिलेगा। अभी एआई आ गया है तो कंसेप्ट तो पता होना ही चाहिए। सब कुछ हम एआई से, एआई कर रहा है, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हम लोग सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारा काम हम एआई से करवा सकते हैं, बट कंसेप्ट हमें क्लियर करने ही पड़ेंगे। ओके, तो डेफिनेटली मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आपको ये मैंने आपको समझाया है आईटीसी कैलकुलेशंस, बट गवर्नमेंट के पोर्टल पे कैसे एडजस्टमेंट होते हैं, ओके, और कैसे गवर्नमेंट का पोर्टल काम करता है, वो भी अगर आपको सीखना है, एक हमारा ये है एडवांस टॉपिक, आपको और सीखना है, तो आप कमेंट वो भी कर सकते हो कि यस मैम आईटीसी के कैलकुलेशन सिखाइए, तो मैं आपको हर चीज़ डिटेल में सिखाऊंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।